हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ओसवाल से, मतलब ओसवाल की बुक से क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो एक सेकेंड। तो इस बुक से आपका कंसेप्ट ना एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब आप जैसे मतलब कह सकते हो ना कि एकदम गोल्डन बुक वही आई है। तो देखो चैप्टर नंबर 1 में क्या है। तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेशन का आइडिया। फिर हम पढ़ेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, मेकिंग जो मेन चीज़ है। फिर उसके बाद है रिवॉल्यूशंस हुए, ऑफ कोर्स नेशनलिज्म लाने के लिए रिवॉल्यूशंस हुए बहुत सारे। तो 1830 से 1848 तक रिवॉल्यूशंस चले, तो वो कैसे हुए, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे इटली यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन और ब्रिटेन यूनिफिकेशन भी है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेशन को किस तरह से विजुलाइज किया गया जो नेशनलिज्म आया। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म। तो सबसे पहले हम जो है पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन और एंड मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो देखो नेशन का आइडिया कैसे आया। तो जो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट था ना, वो यूरोप में 19th सेंचुरी में आया, इमर्ज हुआ, है ना। फिर उसके बाद फ्यूडलिज्म का डाउनफॉल हुआ। फ्यूडलिज्म यानी एक ऐसा सोशल सिस्टम जो कि मेडिवल यूरोप में बिलीव करता हो, मतलब एग्जिस्ट करता था, एंड जिसमें लोग काम करते हों और फॉट फॉर नोबल्स हु गिव देम प्रोटेक्शन एंड लैंड इन रिटर्न, ठीक है। तो उस चीज़ का डाउनफॉल हुआ और रेनेसेंस की बिगिनिंग हुई। रेनेसेंस की मतलब कि रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट, यानी वापस से जो यूरोपियन आर्ट था ना उसमें वापस से जान आ गई, एंड लिटरेचर और जो यूरोपियन के मतलब जो कल्चर था उसको वापस से जगाना, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिक मॉडल्स इन द 14th to 16th सेंचुरीज। तो रेनेसेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है रीबर्थ, यानी कि दोबारा से जन्म लेना, पुनर्जन्म, है ना। मतलब कि उनकी एक तरह से उनके लिए जो ये है कि उनके लिए दोबारा से आ गए था कि हाँ वापस से वही नेशन है हमारा, कि हाँ वापस से अपना जो पुराना वाला कल्चर था वही आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बताया गया नेशनलिज्म क्या है। ये 2 मार्क्स में आ सकता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। सो नेशनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी। नेशनलिज्म एक तरह की सोच है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो जिसमें किस तरह के आइडियाज़ इंक्लूड होते हैं। फेथफुलनेस, हमारे डिवोशन, हमारी श्रद्धा भाव, है ना, किसके लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए जो हमारी भावनाएं हैं, है ना, प्रेम की भावनाएं हैं, अपना हमारा राष्ट्रवाद है, वो कहलाता है नेशनलिज्म। फिर है सोशल रिपब्लिक्स कौन होते हैं। देखो सोशल रिपब्लिक्स मतलब होता है कि कोई ऐसी सोवरेन स्टेट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली डिडिक्टेड हो सोशलिज्म एस्टेब्लिशमेंट करने, सोशलिज्म स्थापित करने के लिए। फिर उसके बाद है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। देखो लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है, आज़ादी। इक्वालिटी होता है बराबरी, कि हाँ हमें इक्वल वोट्स मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स, इस तरीके से। फ्रेटर्निटी होता है ब्रदरहुड, यानी भाईचारा, ठीक है। तो इन्हें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मोस्ट फेमस स्लोगन में से एक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो मेन और वुमेन अगर यदि मतलब हुए हैं तो उन्हें फ्री रखा जाए और उनके राइट्स भी इक्वल होने चाहिए, सोशल डिस्टिंक्शंस नहीं होने चाहिए, है ना। फिर उसके बाद है जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो किसने इलस्ट्रेट की, मतलब कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सूरियो, जिन्होंने 1848 में 4 प्रिंट्स यानी 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज़ बनाई, और जिसका नाम क्या उन्होंने रखा, डेमोक्रेटिक एंड, मतलब उसका नाम, मतलब वो जो सीरीज़ थी ना वो उन्होंने अपना एक ड्रीम विजुलाइज करके बनाई थी। क्या ड्रीम था, ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। मतलब ऐसे लोगों का वर्ल्ड हो जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हों और सोशल रिपब्लिक्स हों, ठीक है। तो उन्होंने जो ये वाली जो भावनाएं थी ना नेशनलिज्म की, वो उन्होंने अपनी पिक्चर से डिपिक्ट करी।
तो फ्रेडरिक सूरियो देखो ये भी आ सकता है, फ्रेडरिक सूरियो कौन थे, उन्होंने क्या करा। फ्रेडरिक सूरियो वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट फेमस फॉर हिज सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स प्रिपेयर्ड इन 1848। उन्होंने क्या विजुलाइज करा, अपने ड्रीम विजुलाइज करा डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स का। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आप इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं कि इसमें जो इसमें पहले दिया हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन में दिया है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टो मतलब कि 78, चलो इसे हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, पहले हम ये पढ़ लेते हैं तभी तो हमें समझ आएगा। जो पेंटिंग थी ना उनकी, वो क्या डिपिक्ट करती थी, वो डिपिक्ट करती थी कि उनका जो ड्रीम था वर्ल्ड का, किससे फ्री हो उनका वर्ल्ड, वर्ल्ड का यहाँ पे मतलब पूरी दुनिया नहीं है, यहाँ पे मतलब है यूरोप। ठीक है, किससे फ्री हो, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यानी एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्क जो अपने लिए ही रूल करते हैं और अपने लिए ही जो है करते हैं सब, उनको देश की कोई फिक्र नहीं है। फिर और किसकी स्थापना हुआ, डेमोक्रेसी, क्योंकि उन फ्रेडरिक सूरियो के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी से ही उनके देश में सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है, और फिर उन्होंने अपनी पिक्चर में क्या इलस्ट्रेट किया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो क्या पकड़ के खड़ी है, एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। मतलब कि एक ऐसी टॉर्च लेके खड़ी है और जो वो टॉर्च किसकी सिंबॉलिक है, वो एनलाइटमेंट की सिंबॉलिक है कि हाँ हमारे देश में मतलब होता है ना एक रोशनी लाना, वो वाली चीज़ है। देन चार्टर मतलब कि सेट ऑफ रूल्स, चार्टर मतलब सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फ्रेडरिक सूरियो वाला क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ किसी भी तरीके से आ सकता है कि हाउ, मतलब कुछ हो सकता है कि फ्रेडरिक सूरियो से रिलेटेड कि उनकी पेंटिंग में उन्होंने क्या क्या डिपिक्ट करा था, क्या क्या बताया था उन्होंने अपनी पेंटिंग के थ्रू। तो पहला तो यही हो जाएगा कि उन्होंने क्या विजुलाइज किया था, है ना, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। देन सेकंड पॉइंट आपका बन जाएगा कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, देन थर्ड बन जाएगा आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फिर फोर्थ पॉइंट बन जाएगा आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, नेशनलिज्म जैसे आइडियाज़ को उन्होंने मतलब रिप्रेजेंट किया था। फिर फिफ्थ पॉइंट आपका है, मतलब फिफ्थ पॉइंट भी वैसे इसी से बन जाएगा, फिफ्थ पॉइंट भी, है ना। तो इस तरीके से आपके 4-5 पॉइंट बन रहे हैं ना, आराम से 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो फिर उसके बाद है एब्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो शायद आगे काम आएंगे, हाँ, तो इसलिए पहले समझा देती हूँ। देखो चलो इसी के साथ समझा देती हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, तो बिगिनिंग और उसके जो फीचर्स थे। तो बिगिनिंग कैसे हुई, हमने 9th में पढ़ा था, 1789 में फ्रांस एब्सोल्यूट मोनार्क में था। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होती है कि एक ऐसी मोनार्की, एक ऐसा राजतंत्र जहाँ पे राजा राज कर रहा हो, जहाँ पे राजा ने अपनी ही सुप्रीमेसी ले रखी है और उसको मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो अपनी ही जो है अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है देश में, कुछ भी मतलब अगर उसे रूल बना दिया ना कि जो करेला खाने वाले हैं एंड तो उनको पकड़ के ले जाओ, है ना, तो जो करेला खाते हैं उनको पकड़ के ले जाओ, तो मतलब वो कोई भी रूल बना सकता है, कोई भी, ठीक है, तो उसकी मर्जी से ही चलेगा। तो ऐसी एब्सोल्यूट मोनार्की होती है। तो उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक ऐसा इवेंट हुआ, मतलब क्या इवेंट हुआ था, स्टॉर्म ऑफ बैस्टिल, है ना, मतलब बैस्टिल टूट गया था। फिर उस इवेंट ने क्या किया, उसने यूरोप के जो रिवॉल्यूशंस थे, यानी सिर्फ फ्रांस में नहीं पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन से उसकी बिगिनिंग करी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेजर आउटकम इसका क्या आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, ये हुआ मेजर आउटकम कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक चीज़ तो अच्छी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है जब कोई मोनार्की ही है, मतलब राजा ही है, लेकिन उसको एक सेट ऑफ रूल्स दे दिए गए हैं कि आप राजा बनेंगे तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और आप इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे। ठीक है, ये होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर उससे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से फ्यूडल प्रिविलेजेस में कमी आई और उनको फिर भी थोड़ा जो था, थोड़ी सिचुएशन ठीक हो चुकी थी। तो फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होते हैं, फ्यूडल प्रिविलेजेस होते हैं जब
जब कोई कहो कि किसी को बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, यानी मतलब कि कहते हैं ना कुल में जन्मे हैं, वो वाली चीज़ है कि मतलब अगर कोई इस कुल में जन्म गया ना, मतलब क्लर्जी में जन्म तो फिर उसको प्रिविलेजेस मिलेंगे कि हाँ भाई उसकी तो मौज ही मौज है, एंड जो गरीब जन्मा उसका तो बेड़ा पार। ठीक है, फिर और क्या है पॉइंट्स, और ये है कि उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये हुआ कि नेशनल आइडेंटिटी एक शुरू हुई। ठीक है, और मतलब कि मेजरली है कि नेशनलिज्म की शुरुआत हुई पूरे यूरोप में। और क्या हुआ, पूरे रिवॉल्यूशन ने ना ट्रांसफ़र शिफ्ट ऑफ पावर कर दिया था, यानी मोनार्की से सॉवरेनिटी से हट चुका था अब, है ना, मोनार्की से हट चुका था, शिफ्ट ऑफ पावर हो गया था। अब लोगों के हाथ में थी पावर, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग जो रूल्स बनेंगे ना, तो वो रूल्स उन्हीं के अकॉर्डिंग हो। तो अब लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी लाई गई। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब कि लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावना लाई गई। उसके लिए कई सारे मेजर्स भी यूज़ किए गए थे। किसके द्वारा? फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, यानी जो फ्रांस में जो क्रांतिकारी थे, जो देश को डेमोक्रेसी में और अच्छी कंडीशन में देखना चाहते थे, उनके द्वारा कुछ ऐसे मेजर्स यूज़ किए गए जिससे लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आए। तो उस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी से होता क्या? उससे ये होता कि लोग जो है ना अपने एक देश समझते अपना कि हाँ ये हमारा देश है, और फिर इस तरीके से वो फिर एक साथ आवाज़ उठाते, और एक साथ आवाज़ उठाते तो जो भी उनके देश में गलत हो रहा था वो सब कुछ छूमंतर हो जाता। ठीक है, तो अब पहली चीज़ क्या है कि कुछ आइडियाज़ अडॉप्ट किए गए। किस तरह के आइडियाज़? ला पैट्री और ला सिटोयन। ये कैसे आइडियाज़ हैं भाई? ला लगावन में ला पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड, और ला सिटोयन यानी जो सिटीजन, मतलब कि जैसे हमारे देश में देखो भारत माता कहते हैं, तो जब हम कहते हैं कि हाँ यार हम एक ही भारत, मतलब हम एक ही देश में रहते हैं, भारत माता के देश में, और हम सब नागरिक हैं, तो हम में क्या डिफरेंस हुआ, हम तो एक ही है ना, तो हमें मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये वाली जो भावना है ना आती है, तो इस तरीके से आइडियाज़ यूज़ किए गए। देन सेकेंड थिंग क्या है, पर ये इंडिया वाला एग्जाम्पल मत लिखाना पेपर में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि एस्टेट जनरल जो थे ना, तो उसमें अब क्या हुआ, स्टेट जनरल का एक रूल चेंज कर दिया गया कि अब उससे ना एक्टिव सिटीजन्स जो है इलेक्ट करेंगे। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? हमने 9th में पढ़ा था। एक्टिव सिटीजन वो होते हैं जो सिर्फ मेन होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें अंदर मतलब जो 25 साल की एज से ऊपर होते हैं, और जिनके पास थोड़ी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और वो टैक्स भी भर पाते हैं। इस तरीके से एक्टिव सिटीजन होते हैं। तो ये इनको वोट था, इनको राइट टू वोट था। तो ये जिसको सेलेक्ट करेंगे ना, जो भी सरकार होगी, तो उसको मतलब तो इसमें रूल चेंज हो गया, तो उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, नेशनल असेंबली रख दिया गया। एंड थर्ड था, फ्रेंच आर्मीज जो थी ना वो और आगे गई। कहाँ गई? हॉलैंड में गई, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली में गई। 1790s में इस प्रॉमिस के साथ गई कि हाँ हम लोगों को लिबर्टी का स्वाद चखाएंगे, लिबर्टी सिखाएंगे। मतलब उनके जो डिस्पोटिक रूलर्स हैं, जो अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, उनसे छुटकारा दिला के हम फ्रेंच के लोग उन्हें आज़ादी दिलाएंगे। ठीक है, ये प्रॉमिस लेके वो निकले। तो अब ये एक फैक्ट बताया हुआ है कि जो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज प्राइमरली कॉज्ड, इसका कारण क्या था? ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, है ना। तो इसकी किस दो चीज़ों से इसके जो कॉजेज़ थे, मेन कॉजेज़ थे, क्या था? फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसों की वजह से, है ना, और दूसरा क्या था? स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टल, 14 जुलाई 1789। फिर क्या बोला गया है कि अक्टूबर 1815 को क्या हुआ, नेपोलियन को बाहर निकाल दिया गया, रिमोट आइलैंड में भेज दिया गया। जो कौन से रिमोट आइलैंड में? सेंट हेलेना के, जो कि साउथ अटलांटिक ओशियन में स्थित है, जहाँ पे वो अपने मरने तक रहा। और वो कब मरा था? May 5, 1821, 51 की एज पे। तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको फैक्ट बताया हुआ है कि हाँ ऐसे जो नेपोलियन को भेज दिया गया था। तो अब नेपोलियन के बारे में ही पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा किसे क्यों भेजा था। तो देखो, नेपोलियन की एज थी 1769 से 1821। अब गिन लेना कितनी एज थी उसकी। तो
इसने फ्रांस में रूल किया था 1799 से 1815 तक। अब क्या हुआ, मतलब कि ये 20 साल की एज में ही इसने 30 साल की एज में 30 ईयर की एज में इसने रूल करना शुरू किया था। एंड 1815 अपने मरने के 6 साल पहले तक इसने रूल किया था। तो देखो अब इसने क्या सोचा था, इसने सोचा था कि मैं तो पूरे यूरोप पे कब्जा कर लूँगा और मेरे तो मज़े हैं। लेकिन इसका जो ये था, ये जो इसका वो था ना दिमाग, ये फेल हो गया। कैसे? एज्यूम्ड एब्सोल्यूट पावर इन 17, ठीक है। तो अब नेपोलियन की ये एक क्या था, देखो ये एक फ्रेंच मिलिट्री था और एक पॉलिटिकल लीडर भी था साथ साथ। तो जिसने क्या किया, जिसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो है प्रोमिनेंस पाई, मतलब कि एक कहते हैं ना फेमस हुआ ये, ठीक है। फिर इसने फ्रांस में रूल किया। देन यही सब है कि इसने सोचा कि मैं तो भैया पूरे यूरोप पे कब्जा कर लूँगा। फिर क्या हुआ, इसने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया 1804 में, ताकि ये थोड़ा और, क्योंकि इसने ये रूल करने लगा था तो इसने सोचा कि मैं थोड़ी सी इन्हें छूट दे देता हूँ और ये तो खुश रहेंगे और मुझे बुला लेंगे अपने दूसरे देशों में, और फिर तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे यूरोप पे अपनी अच्छाई की वजह से कब्जा कर लूँगा। तो इसका भी दिमाग हिटलर जैसा चला, ठीक है। याद है ना हिटलर वाली कहानी, वही वाली, ठीक है। तो अब इसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। तो सिविल कोड में क्या हुआ, सिविल कोड का भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट वाज सिविल कोड, व्हाट वर द प्रोविजंस अंडर सिविल कोड, व्हाट वर द रिफॉर्म्स डन बाय नेपोलियन इन सिविल कोड, इस तरीके से। तो 5 मार्क्स का आएगा। तो ऐसे लिखना है कि एक तो इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया था, इसने सारे प्रिविलेजेस हटा दिए थे जो भी बर्थ पे मिलते हैं, बेस्ड ऑन बर्थ। फिर क्या था, इसने फ्यूडल सिस्टम हटा दिया था और इसने सर्फडम से भी लोगों को हटा दिया था, मैनोरियल ड्यूज़ हटा दिए थे, है ना। सर्फडम होता है, सर्फडम क्या होता है, सर्फडम होता है जब कोई जैसे उनसे ना बहुत सारे टैक्स लिए जाते थे पीजेंट से, तो पीजेंट से जब वो टैक्स भरने के काबिल नहीं रहते थे ना कि हाँ तो अब हम पूरे ज़ीरो हैं, अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो उनको क्या किया जाता था, अब जब वो पैसे भरने लायक नहीं होते थे ना टैक्स, तो उनको क्या करते थे, उनको अपना नौकर बना लेते थे ज़िंदगी भर के लिए कि तुम अब मेरे अंडर रहोगे, तुम मेरी बात मानोगे। कोई भी बना लेता था, लाइक जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे ना, जो अमीर ज़्यादा वो लोग, ठीक है। फिर क्या होता था, इसमें नेपोलियनिक कोड में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अप्रूव किया गया, मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम लगा दिया गया ताकि ट्रेड हो सके इधर से उधर। फिर सेंसरशिप भी लगाई गई, टैक्सेशन भी लगा दिया गया ज़्यादा। क्यों भाई, सेंसरशिप से देखो, टैक्सेशन से तो उसको खुद को फ़ायदा होता, सेंसरशिप से भी उसको फ़ायदा होता, क्योंकि अगर कोई उसके अगेंस्ट कुछ छापता तो वो तो भैया फिर उसके रूल को ख़राब कर देता ना, तो इसीलिए उसने सेंसरशिप लगाई। और मिलिट्री सर्विसेज भी मैंडेटरी कर दी ताकि वो सुरक्षित रह सके, कोई और कंट्रीज़ पे आके हमला ना कर सके। अब देखो, अभी की डेट्स हैं कुछ। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 1797 में नेपोलियन ने इटली पे जो है हमला किया और नेपोलियनिक वॉर्स वहाँ से शुरू हो गए 1797 से। फिर 1799 से 1850 तक नेपोलियन ने फ्रांस पे रूल किया। 1804 में नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें सारे बर्थ प्रिविलेजेस गए और इक्वालिटी बिफोर लॉ आया और सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी भी मिला था लोगों को। 1807 में क्या हुआ, 1807 में मज़िनी पैदा हुआ जिनोआ में। फिर 1814 से 15 तक क्या हुआ, नेपोलियन का फॉल हुआ। 1815 में उसने बिल्कुल छोड़ दिया था और 6 साल बाद वो मर गया था, ठीक है। अब वीना पीस सेटलमेंट भी 1815 में आई थी, क्योंकि अब नेपोलियन को जो है लोग मिलके हरा चुके थे, जो भी मोनार्क्स थे। तो अब उन मोनार्क्स ने क्या किया, उन मोनार्क्स ने मिलके एक ट्रीटी बनाई जिससे उन्होंने पूरे यूरोप को वापस से रीसेटल किया, ठीक है। अब 1815 में नेपोलियन जो हार गया था, तो 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ग्रीक ने अपने इंडिपेंडेंस के लिए वॉर शुरू किया। अब 1831 में मज़िनी को बाहर भेजा गया ताकि वो लिगुरिया में एक रिवॉल्यूशन अटेंड कर सके, ठीक है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, 20 मिनट की हो गई है, तो मैं आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।